आपको ये कब पता चला कि आपके पिताजी एक सीक्रेट एजेंट थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी क्या भूमिका रही? मैं ये बोलूँगा कि वो एक ऐसा इंसान था जो कभी हीरोइज्म में जिसने बिलीव नहीं किया। एक ऑथर, एक हिस्टोरियन गौतम हजारिका, बेसिकली उन्होंने रिवील किया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मेरे फादर ने एज एन अंडरकवर एजेंट। दादी पूरी पूरी रात अमाल करती थी, पूरी पूरी रात एक्चुअली दुआएं होती थी कि पता नहीं बेटा जिंदा भी है कि नहीं है। जो जमाने का कमांडर होता था एक्चुअली उसके रूम की चाबी बनवा के उस अंदर एंटर करते थे और वहाँ से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे, उनको पढ़ते थे, उसको कम्युनिकेट करते थे अपने लोगों को। और जस्ट इमेजिन कि इन सारे के सारे 65,000 सोल्जर्स में हमारे जो नेता थे वहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इन्हीं ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो नो डाउट आई मीन लाइक दिल दहलाने वाले हैं। नमस्कार। हमें हमारी आज़ादी मिली है उन सैकड़ों लोगों की वजह से जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्हें मालूम नहीं था कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी या उनका कंट्रीब्यूशन कितने मायने रखेगा। उन्होंने तो बस एक सेल्फलेस लड़ाई लड़ी ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें। डाइवर्स डायलॉग्स में आज हम ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे जो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए में अफसर थे और 5 साल मिसिंग इन एक्शन रहने के बाद अपने परिवार के पास लौटे। इन 5 सालों में लेफ्टिनेंट अमारत शिकोह ने क्या किया, इसके बारे में उनके परिवार को उनके जीते जी कभी पता नहीं चला। हाल ही में गौतम हजारिका द्वारा लिखी एक किताब द फॉरगॉटन इंडियन सोल्जर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 रिलीज हुई और उस किताब के आने के बाद उनके बेटे मोहम्मद अली शिकोह को पता चला कि उनके पिताजी सीक्रेट एजेंट थे। आइए ये दिलचस्प कहानी जानते हैं उनके बेटे मोहम्मद अली शिकोह के जुबानी। वेलकम टू डाइवर्स डायलॉग्स अली। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि आपके पिताजी एक सीक्रेट एजेंट थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी क्या भूमिका रही? थैंक यू सो मच शिवानी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया DNN 24 का मुझे इस पॉडकास्ट पर इनवाइट करने का, मुझे आमंत्रित करने का। और आज मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है ये कि आज ऑलमोस्ट उनके देहांत के 20 साल के बाद में आज उनके बारे में मैं बैठ के एक पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। और जैसा आपने बोला कि जिस तरीके से हमें कभी उनके जीते जी नहीं पता चला, कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे एक्चुअली। मैं उसको सीक्रेट्स नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि वो एक ऐसा इंसान था जो कभी हीरोइज्म में जिसने बिलीव नहीं किया। वो एक्चुअली देश की खिदमत और अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने में इतने मसरूफ़ थे। तो मैं अभी आपको उनकी कहानी शुरू करूँगा, बट मैं एक सिर्फ इतना जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि इस अंडर कवर एजेंट का जो एक सीक्रेट है वो हमको कैसे पता चला एक्चुअली। क्योंकि हम जब बचपने में हम ज़िंदगी भर मैं और मेरी 4 और बहनें, हम लोग बड़े हुए हैं एक्चुअली आईएनए और सिंगापुर के किस्से सुन सुन के। और हमको कभी ये नहीं उन्हीं ने बहुत ही फॉन्डली, मेरे फादर अब्बा मेरे बात किया करते थे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, सिंगापुर के बारे में, और वो जो 5 साल मिसिंग इन एक्शन रहे, वो कहानियाँ जो बेसिकली नुमायाँ थी हम सब पर। लेकिन अभी जैसा आपने फरमाया कि एक ऑथर, एक हिस्टोरियन गौतम हजारिका, जिनका एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि गौतम हजारिका की ये फील्ड नहीं थी। गौतम हजारिका एक्चुअली एक बहुत बड़े बैंकर, सिंगापुर बेस्ड IIM अहमदाबाद से क्वालिफाइड बैंकर हैं, जो ऑलमोस्ट 20 साल जिन्होंने सिंगापुर में नौकरी करी, और उनका कुछ रुझान हिस्ट्री की तरफ था। तो एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि इंडियन नेशनल आर्मी के लिए सिंगापुर एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जगह थी जहां पर एक्चुअली इंडियन
नेशनल आर्मी का जन्म हुआ। तो गौतम हजारिका के एक्चुअली while he was doing some kind of a research on Indian National Army, उनको कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली जिसमें जो 65,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जिनके बारे में पता चला, और उन एट्रॉसिटीज और उस जुल्म जो जापानीज और दूसरे ब्रिटिशर्स वगैरह ने जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों और हमारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे किए, उससे ये आदमी हिल गया और इसने ये सोचा कि मैं एक किताब लिखूंगा पूरी रिसर्च करके, जिसका नाम आपने अभी बोला, द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। हालांकि इस किताब में मेरे अब्बा का, मेरे फादर का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स 65,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जिसमें सबका नाम लेना मुश्किल था गौतम के लिए। लेकिन जब इस किताब के बारे में वो रिसर्च कर रहा था गौतम, उसी दौरान उसको मेरे फादर के बारे में और उनके कुछ इस तरीके के उनका जो जॉब प्रोफाइल था, और तो उसको ये लगा कि ये कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कभी हिस्ट्री में नहीं आया। और एक्चुअली उसने जब ब्रिटिश आर्काइव्स और इंडियन नेशनल आर्काइव्स को छानना शुरू किया, तो ये बेसिकली उन्होंने रिवील किया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेरे फादर ने एज एन अंडर कवर एजेंट, जिनका अंडर कवर एजेंट एक्चुअली, और जैसा मैंने बोला कि अभी ये हमको कुछ महीनों पहले ही पता चला, और इस किताब में उनके ना होने का मकसद सिर्फ यही है कि एक्चुअली गौतम को खुद नहीं मालूम था कि कोई लेफ्टिनेंट सैयद अमारत शिको साहब मौजूद थे उस दौरान, और ना ही हिंदुस्तान में उनका कभी इस तरीके का नाम हुआ। हम पूरे बचपन इस चीज़ को सुनते रहे कि हमारे बाप, हमारे वालिद इंडियन नेशनल आर्मी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले उन्होंने किया, मलाया के जंगलों में, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के साथ में, और जनरल शाहनवाज खान साहब के साथ में। लेकिन सीक्रेट एजेंट और अंडर कवर एजेंट, ये एक हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान में एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिविलेशन था, जिसको हम शुरू में तो बहुत एक्साइटेड थे। आप समझ सकते हैं कि मेरी बच्ची और हमारे दूसरे ख़ानदान के बच्चे एक्चुअली, उनके दादा एक्चुअली एक स्पाई थे, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके की एक्चुअली सरप्राइजिंग चीज़ थी। और तो यस, काफ़ी एक सरप्राइजिंग और काफ़ी शॉकिंग था शुरू में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कभी आपको अपने स्पाई होने का नहीं बताया, एंड आपको एक तीसरे पर्सन से ये पता चला। तो अभी आपको क्या-क्या पता लगा है, क्या-क्या खुलासे हुए हैं उनके काम के बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे फादर, जितना मैं उनको जानता हूँ, और हम सब यही सोचते हैं कि हम अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे केस में एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि हम सोचते रहे कि वो एक सोल्जर थे। सोल्जर के साथ साथ वो अंडर कवर एजेंट थे, और काफ़ी उनका अहम रोल रहा इंडियन नेशनल आर्मी में और हमारी फ्रीडम मूवमेंट में। ये एक एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया। और गौतम से मिलना भी एक एक्सीडेंट था। गौतम को हम उससे पहले कभी नहीं जानते थे। गौतम को हमारे कज़न ने लिंक्डइन पे जाना, और उसने जब देखा कि किस टाइप की बुक लिखी जा रही है, तो उससे कांटेक्ट किया। तो उसके बाद में एक्चुअली जब उनके इस अंडरकवर एजेंट के बारे में रेवलेशन हुआ, तो हमने ये सोचा कि एक शायद कोई मजाक है, क्योंकि ऑफ कोर्स 1947 में लौटने के बाद में, और जिस इंसान की डेथ 2006 में हुई, उस दौरान अगर उस आदमी ने इतना जज्बा था एक्चुअली कि वो ऑलमोस्ट 50-60 साल जिसने ये रिवील नहीं होने दिया, जिसने ये पता नहीं होने दिया कि वो एक अंडरकवर एजेंट फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए जिन्होंने काम किया, तो आई थिंक, मैं एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा कोई उनकी ट्रेनिंग का असर था, या जिस हिसाब से उन्होंने 5 साल मिसिंग इन एक्शन सिंगापुर में रहने के बाद में जो वो एक ट्रेन हो गए, जो एक इनबिल्ट क्वालिटी उनमें आ गई, मुझे ये लगता है कि उन्होंने शायद, एक तो उनको, जैसा मैंने पहले भी बोला कि
हीरोइज्म का शौक नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, बट मैं एक छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बोल दूं, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी और देश की स्वतंत्रता या इंडिया के फ्रीडम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक वो बता दूं कि इस इंसान ने कभी एक्चुअली इंडियन नेशनल आर्मी की पेंशन नहीं रिसीव करी और ना ही अप्लाई किया। अच्छा। वो एक उनका ये कहना था, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी की जो पेंशन होती है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव होती है, जिसमें उनके कंपेनियंस को फर्स्ट क्लास के टिकट्स और बहुत अच्छी, और उस ज़माने में हमारी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। आप समझ सकती हैं कि एक रिटायर्ड आदमी, और मैं काफ़ी लेट पैदा हुआ था अपने ख़ानदान, 4 बहनों के बाद में, तो हमारी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी वो एक्सेप्ट नहीं करी। उनका सिर्फ यही कहना था कि मैं ने जो कुछ भी किया अपने मुल्क के लिए किया, और उस मुल्क के की को फ्रीडम मिल गई, इससे ज़्यादा मुझे बड़ा कोई मुआवजा नहीं चाहिए। तो उस मुआवजे की वजह से जो उनको मुआवजा मिल गया, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, उसके अलावा उन्होंने कभी उस पेंशन को वो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें असल में दर्ज हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और ब्रिटिश आर्काइव्स में, जो गौतम ने ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्चुअली आइडेंटिफाई करी, उनको इन आर्काइव से निकाला और काफ़ी मेहनत करी इस इंसान ने। उसमें ये पता चला कि एक्चुअली मेरे फादर और उनके साथ हज़ारों इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे, वो जापानीज़ के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको ये लगता क्या था, वो एक्चुअली जापानीज़ का इंटेंट था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के बाद में, तो उनकी वो पूरी मोटिव थी कि उसके बाद में हिंदुस्तान पे वो रूल करेंगे, क्योंकि उनके लिए जापानीज़ के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त एक तो ऐसा किसी एक नेता या किसी भी पर्सनालिटी के कंट्रोल में नहीं था, हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी। इनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में और इतने साल गुलामी करने के बाद में हिंदुस्तान हमको एक्सेप्ट करेगा, और ये दिखा के कि हमने आपकी मदद करी सिंगापुर से आईएनए फॉर्म करके, तो उनको ये लगता था कि इन सोल्जर्स को हमारे, कि जापानीज आके किसी वक्त हम पे वो करना शुरू कर देंगे। तो इस पूरे अंडर कवर थ्योरी का ये था एक्चुअली कि किस तरीके से ये जापानीज इंटेंट को सैबोटाज किया जाए। उसमें मेरे फादर एक्चुअली जो उनका रोल हुआ करता था, जैसा कि गौतम ने हमको रिवील किया कि उसमें बहुत कई मर्तबा उन्होंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, जापानीज जो ज़माने का कमांडर होता था एक्चुअली, उसके रूम की चाबी बनवा के उस अंदर एंटर करते थे और वहाँ से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे। आप समझ सकती हैं कि उस ज़माने में ना तो फ़ोन के कैमराज होते थे, ना ही कैमराज इतने आम थे कि जिससे वो फ़ोटो खींच सके। वो लेके जाते थे, उनको पढ़ते थे, उसको कम्युनिकेट करते थे अपने लोगों को, चाहे वो, क्योंकि एक चीज़ और मैं वो बता दूं कि उस अंडर कवर को प्रिजर्व करने के लिए उनको आईएनए ने इंडियन नेशनल आर्मी का जो फ्री इंडिया रेडियो, फ्री गवर्नमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडियो सिंगापुर का जो उस वक्त रेडियो स्टेशन था, उस पर उनको अच्छा, दैट वाज हिज कवर एक्चुअली। अच्छा। तो उससे वो इंडिया कम्युनिकेट करते थे, उससे वो इनफैक्ट हिंदुस्तानी फैमिलीज जो थी इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, जिन्हें कोई क्लू नहीं था कि उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स आज कहाँ हैं। 5 साल हो गए हैं क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी जो फॉर्म हुई है, और उसके बाद में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो जब ये रेडियो स्टेशन एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद में इन लोगों ने कम्युनिकेट करना शुरू किया, वो खुद एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से आईएनए की स्ट्रैटेजी थी कि एटलीस्ट बैक होम फैमिलीज़ को ये पता चल जाए कि उनके बच्चे अभी हिफाजत से हैं। यस, बहुत टॉर्चर हुए हैं और बहुत बुरी चीज़ों से गुजरे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी उन्हीं ने गुजारी है। और आईएनए का फॉर्मेशन इटसेल्फ एक्चुअली एक एक्सीडेंट था। आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि
1942 में जब सिंगापुर जापानीज़ के हाथों फॉल हुआ, जो सिंगापुर ने जब सरेंडर किया, ब्रिटिश ने सरेंडर किया और सिंगापुर एक्चुअली ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल गया। आई थिंक वो ब्रिटिश आर्मी की या ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था, उनके लिए एक सैबोटाज था। तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में एक्चुअली इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। वो इसलिए क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ्रंट्स पे हार चुकी थी, उनके पास में इतना दम नहीं था उसके बाद में कि वो बेसिकली वापस आके इंडिया को उसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। यस, हमारे दूसरे नेता गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, इन सब ने हिंदुस्तान के अंदर रह के बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन ये आईएनए जो कैप्टन मोहन सिंह ने स्टार्ट किया था और उसके बाद में उसकी बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ और दूसरे बड़े नेता जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल और जनरल शाहनवाज खान और इस तरीके के बहुत लोग हैं। अगर जब आप किताब हमारे व्यूअर्स जी, इसको मैंने पढ़ी ये किताब एंड उनका एक एक्सटर्नल प्रेशर रहा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कांग्रेस का तो था ही, जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो रोल था ही, लेकिन हाँ ये एक्सटर्नल प्रेशर भी उतना ही ज़रूरी था भारत की आज़ादी के लिए। अच्छा अली, हमें आगे बताइए कि ये इस रेडियो स्टेशन की और क्या भूमिका रही। आई बिलीव वो रेडियो स्टेशन की ही वजह से आपके परिवार को पता लगा कि आपके पिताजी जिंदा हैं। जी। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे फादर एक्चुअली सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने रॉयल ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी इंडिया में, और जो उस वक्त के लिहाज से ऑफ कोर्स वही सरकार थी, चाहे आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हों चाहे ना हों। ज़्यादातर हिंदुस्तानी अगेंस्ट थे, लेकिन नौकरियां तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ही रहती थी। तो वही तो जितने ज़्यादा हम सभी इनफैक्ट जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं या एंसेस्टर्स रहे हैं पिछले 100 साल में, वो सब ब्रिटिश इरा और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही काम करते थे। तो इन्हीं ने भी एक्चुअली रॉयल ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी और 17 साल की उम्र में फिर इनको सिंगापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद में 5 साल तक इनका कोई ख़त नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं। पूरा ख़ानदान जो इनका लखनऊ में जो था, और इनके ये 7 भाई बहन थे एक्चुअली, और उनको इनके बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं मालूम। तो 1-2 साल के बाद में एक्चुअली खुशी जो थी इनके घर में फॉरबेड हो गई थी, कोई खुशी का जिक्र नहीं होता था। ये फैमिली एक्चुअली एक शिया मुस्लिम फैमिली थी लखनऊ की, तो सिर्फ एक मुहर्रम मनाया जाता था, जो एक्चुअली आपको पता होगा कि शिया मुसलमानों में 2 महीने 8 दिन तक ये मुहर्रम की प्रथा है एक्चुअली। बट इस ख़ानदान में, इस घर में उन 5 साल शायद हर दिन मुहर्रम का था। कोई शादियाँ नहीं, कोई खुशियाँ नहीं। दादा और हमारे दादी जो थे उनको ये था, दादी पूरी पूरी रात अमाल करती थी, पूरी पूरी रात एक्चुअली दुआएं होती थी कि पता नहीं बेटा जिंदा भी है कि नहीं है। कोई अगर घर में हंस देता था तो दादा बोलते थे कि वो पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है और तुम यहाँ बैठे हंस रहे हो। तो आप समझ सकती हैं कि वो बेसिकली 5 साल इस पूरी फैमिली का क्या हाल रहा। और उसके बाद में यस यू आर राइट कि उस रेडियो की ही वजह से एक्चुअली जो बाद में रिवील हुआ, तो उसका किस्सा ऐसे है एक्चुअली, क्योंकि जब बहुत बुरी हालत में पूरी फैमिली थी, रोज़ाना किसी ना किसी किस्म की इन लोगों को इसी सोच की वजह से तकलीफ रहती थी। ऑलमोस्ट 5 साल के बाद में एक इनका पड़ोसी दौड़ा दौड़ा आया और उसने ये बोला कि अमारत भाई रेडियो पे सुने गए हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश और जनरली वॉर के दौरान और उस ज़माने में ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा बड़े बड़े गार्डन्स में या जो पार्क्स हुआ करते थे बड़े शहरों में, वहाँ एक बड़ा सा रेडियो रख दिया जाता था, जिससे एक वॉर की न्यूज़ से लोग जो हैं, आम जनता जो है, वो उनको बेसिकली पता रहे कि क्या हो रहा है, और जो जनरल न्यूज़ होती हैं उसके बारे में भी। तो उस रेडियो पर एक ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी आप समझ सकती हैं कि रेडियो भी इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से
एडवांस नहीं था कि जिसमें बहुत साफ आवाज़ आ सके। तो ये वो एक इस इंसान ने आके जब बोला तो ऑफ कोर्स माय ग्रैंडफादर रैन हफिंग पफिंग, ये कौन है, कहाँ से ये आवाज़ आ गई। और जब उन्हीं ने वहाँ जाके सुना तो इत्तेफाक ये था कि एक रात और थी उस चीज़ के लिए, उस गम और उस यू नो उस मातम के लिए। मातम के लिए, क्योंकि उस दिन उनका प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। ओहो। बाय द टाइम वो वहाँ पहुँचे उस पार्क में, तो उस वक्त ये न्यूज़ ख़त्म हो चुकी थी। ओहो। नेक्स्ट डे ये इंसान 1-2 घंटे पहले वहाँ जाके खड़ा हो गया, मतलब मेरे दादा, और उन्हीं ने वहाँ पर वो जब सुना तो उनके और इनफैक्ट उन्हीं ने बोला कि ये फ्री इंडिया रेडियो सिंगापुर है और मैं सैयद अमारत शिको, लेफ्टिनेंट सैयद अमारत शिको बोल रहा हूँ। अरे तो वाह। आप समझ सकती हैं कि उस ख़ानदान में मेरे ख्याल से उस दिन पिछले 5 सालों की ईदें एक साथ हो गई होंगी। तो कमाल तो है। तो ये आपने सही पकड़ा इसको यहाँ पर कि ये रेडियो का ही एक्चुअली उसी रेडियो स्टेशन की वजह से अल्टीमेटली इनको जाके इस खानदान को इसकी खुशी की खबर मिली कि उनका बेटा इतने सालों के बाद में। आपको जिंदा कुछ है। और इंटरेस्टिंग बातें इसी से जुड़ी बताऊं कि उसमें क्या होता था कि जब ये लोग इतने हार चुके थे और इतने जो हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि टोटके कर चुके थे, अमाल कर चुके थे, दुआएं कर चुके थे, तो इस फैमिली ने ये सोचा कि हमारे फादर की एब्सेंस में इनकी शादी तय कर देते हैं, हो सकता है उस लड़की की किस्मत से वो वापस आ जाए। अरे वाह। इनफैक्ट हुआ भी यही। अच्छा। और इन लोगों ने वो जो लड़की थी हमारे ख़ानदान की ही थी, वो एक्चुअली इनके ख़ानदान की थी, उनके साथ उनकी शादी कर दी और लौटने के बाद उनकी शादी हुई एक्चुअली। अच्छा। तो ये इंटरेस्टिंग। जी, इन एब्सेंशिया। इन एब्सेंशिया तो शादी तय हो गई और उसके बाद आने के बाद में जो भी निकाह वगैरह होना था वो हुआ। अच्छा। जी तो ये बताइए कि ये लौटे कैसे फिर, और फैमिली के साथ रियूनियन कैसे हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में? जी, देखिए 5 साल के बाद में अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर और ब्रिटिश ने वहाँ मतलब सभी जापानीज़ छोड़ के हमको चले गए। बर्मा तक जापानीज़ आए थे बॉर्डर तक, और उसके बाद एक्चुअली हमें हमारे लिए एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के लिए उस वक्त जापानीज़ ने हमें बीट्रे किया था। जैसा कि आपको हमारे व्यूवर्स को भी मालूम ही होगा कि पहले उन्हीं ने ये बोला था कि हम तुम्हारे साथ चल के हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे, बट लेकिन कुछ अपनी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से लास्ट मोमेंट पे, और उस दौरान तो इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत सफ़र किया एक्चुअली। तो जिस तरीके की आपको ब्रिगेड्स मालूम होंगी, जैसे रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड, जी, कैप्टन लक्ष्मी कैप्टन सहगल के लक्ष्मी नेतृत्व सहगल में। जी, उनके नेतृत्व में, तो उन सब ने जो सफ़र किया है उसके बाद में, क्योंकि आप एक तो रिसोर्सेज नहीं थे जापानीज, जब उन्हीं ने अपना हाथ खींच लिया तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। नेताजी एक्चुअली कहाँ से इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते अपनी सेना को। तो उस वक्त भी और उससे पहले भी जो हिंदुस्तानी फ्रेटर्निटी थी सिंगापुर में और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ये एक्चुअली हेल्प करते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ऑफ कोर्स उस ज़माने में तो रिलीजन की कोई बात ही नहीं होती थी, ये तो उसके बहुत सालों के बाद में इस टाइप के तफरीक़े इस कम्युनिटी में आए हैं, बट उस ज़माने में तो मेरे ख्याल से हमको कभी नहीं सुनने को मिला उससे पहले कि जब वॉर हो रही है। तो उस वक्त मेरे ख्याल से लोगों ने अपने अपने घरों को और अपने, मेरे फादर बताते हैं कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी आती थीं नेताजी के पास में और कि इतना सोना या इतना कैश कि नेताजी अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेचने के बाद में अपने मुल्क की आज़ादी के लिए ये आपके हवाले कर रहे हैं, और इसके बाद में हमारे पास अब कुछ नहीं है। तो अब या तो उनके लड़के जंग लड़ रहे थे, या तो मेरे ख्याल से पूरी कम्युनिटी ने, हर मज़हब ने, हर तरीके से इस आईएनए का वही एक्चुअली, बट हम ये समझ सकते हैं एक्चुअली वो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात है, मैं उसको ज़्यादा उठाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज आज हम किसी और मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन आईएनए को कभी वो एक ड्यू रिकग्निशन नहीं मिला, ना ही इसीलिए देखिए आज हम एक ऐसे सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई। तो एक अकेले ये इनके बारे में तो पता चल गया,
कुछ ऐसे थे जिनके यस जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे उस ज़माने में और नुमायां होते थे, जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जनरल शाहनवाज खान, क्योंकि ये फेस ऑफ द आईएनए थे, बट लेकिन इस टाइप के हज़ारों सोल्जर्स ऐसे होंगे जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है एक्चुअली कि उनकी क्या भूमिका थी, क्या रोल रहा आईएनए में। लेकिन आईएनए का रोल जो है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सालों तक एक्चुअली अंडरमाइन किया गया। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे ऐसे वो हैं कि क्यों आईएनए के सोल्जर्स कभी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट नहीं हुए, उसके बहुत सारे पहलू हैं, उसके बहुत सारे आप एक्सक्यूजेस बोलें या पहलू बोलें या प्रैक्टिकल मोडालिटीज बोलें कि क्यों नहीं उनके रैंक्स की वजह से इंडियन आर्मी में आज़ादी के बाद उनको इंडक्ट किया गया और उनको दूसरे कामों में मुलव्विस होना पड़ा और दूसरी जॉब्स करनी पड़ी। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे फादर वहाँ से लौटने के बाद में, क्योंकि वो तो रेडियो में 5 साल उन्हीं ने गुजार दिए थे, वो हिंदुस्तान आके ऑल इंडिया रेडियो में भी आज़ादी के बाद में ऑल इंडिया रेडियो में उन्हीं ने काम किया। और ये जनरल शाहनवाज खान साहब, और वो खुद एक YMCA जो आपका कनॉट प्लेस के करीब में है, वहाँ पर एक्चुअली रहते थे साथ में, और उनकी बहुत फॉन्ड मेमोरीज होती थी। हमारे अब्बा जो जिक्र किया करते थे। और उसके बाद में उन्हीं ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। तो कहने का मतलब यह है कि एक फौजी जो एक ट्रेंड फौजी है, उसको हिंदुस्तानी आर्मी में इंडक्ट कभी नहीं किया गया जी। और उसको एक पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। उसको एक पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। हमारे फादर एक्चुअली जब सिंगापुर के लिए निकले तो वो 17 साल के थे, और इनके जो एक भाई थे एक्चुअली वो ज़माने में 12 साल के थे जब ये जा रहे थे। तो आप समझ सकती हैं कि ये बच्चा अब 5 साल बड़ा हो चुका है और 17 साल का है। तो इस रेडियो की जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, अमीनाबाद पार्क में जो रेडियो से रेवलेशन हुआ कि अमारत शिको साहब अभी हयात हैं और किकिंग एंड मिसिंग इन एक्शन लाइव अभी हैं अब जिंदा। उसके बाद में उनको इस रेडियो पर ऑफ कोर्स लत लग गई इस खानदान को कि भाई रोज़ जाके रेडियो सुनते हैं कि पता तो चले कि क्या हो रहा है एनए के साथ में और जंग में क्या क्या किस किस्म की वो चल रही हैं। तो इनको ये पता चला कि कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं वो हिंदुस्तान भेजे गए हैं, और लेफ्टिनेंट अमारत शिको जो हैं वो फिरोजपुर पंजाब में के किसी एक कैंप में रखे गए हैं। तो इस छोटे भाई जिनका नाम बशारत शिको है, और आप यकीन करेंगी कि वो एक वाहिद एक विटनेस है इस मेमोरी का। आज 98 ईयर्स की एज में वो हयात हैं, जिंदा हैं दुबई में, और उनको सारी चीज़ें ये याद हैं, एक्सेप्ट उनको भी ये शौक लगा जब उनको अंडर कवर एजेंट के बारे में पता चला। तो आज भी दुबई में माशाल्लाह से अच्छी सेहत के साथ में हयात हैं। तो इस बच्चे ने एक्चुअली ये वो लिया कि मैं जाऊंगा फिरोजपुर, और आप समझ सकती हैं कि ऑल द वे उस ज़माने में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो सिवाय एक ट्रेन के वो भी स्टीम इंजन हुआ करते होंगे मेरे ख्याल से उस ज़माने में। तो ये लखनऊ से निकले और समहाउ फिरोजपुर पहुँचे, और आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र होता होगा उस ज़माने में, क्योंकि हमें भी याद है जब हम अर्ली 80s में या लेट 70s में सफ़र करते थे तो आप जानती हैं कि किस तरीके से क्या हालत थी। और मतलब अब तो हम एक जगह बैठे, फिरोजपुर इज़ नॉट अ बिग डील, आप विद इन आई थिंक 45 मिनट्स आप फिरोजपुर में होंगे। तो ये ऑल द वे वहाँ पहुँचे, और समहाउ इन्हीं ने उस कैंप के बारे में पता लगा लिया, और उस क्वार्टर या उस बैरिक के बारे में पता लगा लिया जिसमें हमारे फादर जो थे वो रखे गए थे। और अब एक्चुअली जब ये हिंदुस्तान में थे तो ब्रिटिश, वो ऑल्दो इट वाज स्टिल अ प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, बट इनको आज़ादी थी कि ये घूम सकते थे, बाहर जा सकते थे, क्योंकि ये अपने मुल्क में थे एक्चुअली, क्योंकि अब जो भी एट्रॉसिटीज़ थी वो सिंगापुर और न्यू गिनी वगैरह तक महदूद थी। हिंदुस्तान आने के बाद में इन लोगों को आज़ादी थी कि ये इधर उधर जा सकें। तो जब ये साहब पहुँचे इनके भाई, और उसमें इन्हीं ने देखा कि वो जगह, तो ये बच्चा इतना थका हुआ था एक्चुअली उस सब, अब ये 17 साल के थे,
ये उनके बेड पे लेट के सो गया। तो रात में या शाम को जिस वक्त भी हमारे फादर या उनके भाई एक्चुअली जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी, बच्चा, लड़का मेरे बेड पे लेटा हुआ है। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं। उस वक्त तो जब हमें हमारे चचा और अब्बा हमारी ये कहानी सुनाते थे तो हम सोचते थे कि ठीक है, बट अब हम जब रिलेट करते हैं तो हमें फ़ौरन ये वो होता है कि हमारे फादर की जो इंस्टिंक्ट अंडरकवर वाली थी, ट्रेनिंग थी, वो एकदम से इनको ये हुआ कि ये कोई ट्रैप है, ये कोई ब्रिटिश का मेरे अगेंस्ट कोई ट्रैप है। तो इन्हीं ने खैर उसको उठाया कि कौन हो भाई। तो उस बच्चे ने बोला कि भैया मैं, अपना नाम लिया। तो बोले, तो ऑफ कोर्स आप समझ सकती हैं कि 12 साल से 17 साल के एक बच्चे को एडोलसेंट बनने में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं उसकी बॉडी में, उसके फेस में। तो उन्हीं ने ऑफ कोर्स नहीं पहचाना। इन्हीं ने उसके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू करी, सिर्फ माँ बाप का नाम नहीं, पड़ोसियों का, दूर दराज के रिश्तेदारों का, और इवन जो मोहल्ले में दुकानें थीं और दुकानों के मालिकों का सिक्योरिटी क्वेश्चंस एक्चुअली। वो सारी चीज़ें पता करने के बाद में जब आखिरी सवाल जो था, वो आंसर जो था वो मैच कर गया, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड एक बच्चा जो 5 साल अपने भाई का वेट कर रहा था और एक इंसान जो प्रिजनर ऑफ वॉर सारी एट्रोसिटीज़ के बाद में हिंदुस्तान वापस आया है। मेरे ख्याल से बहुत ही फिल्मी सीन हुआ होगा। मैं मेरी जबान में मेरी वी कैन इमेजिन कि किस तरीके का वो सीन होगा, कि किस तरीके से दोनों ने वो किया होगा। और अभी उस समय तो आपके चाचा जान वापस आ गए थे, आप लोग तब पिक्चर में थे भी नहीं, दूर दूर तक। बट ग्रोइंग अप एज अ फादर वो किस तरह के थे? बहुत सीक्रेटिव थे, बहुत लाड करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, कैसे थे? देखिए, मैं मतलब स्ट्रिक्ट तो मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं थे। और ये एक आदमी, एक इंसान जो 5 साल इन अट्रॉसिटीज से गुजरा हो, जिसने वॉर देखी हो, क्योंकि कभी कभी वो हमें बताते थे, कुछ उनके ऐसे किस्से होते थे कि वो एक किसी जैसे जंगलों में जगहें होती हैं, बंकर्स आप उसको कह लें, या जो सोल्जर्स की बेसिस होती हैं, ऊपर से शेलिंग हो रही है और ये लोग बेसिकली उसमें देख रहे हैं कि शेल्स यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, और ये लोग मतलब उस टाइप, जस्ट इमेजिन, क्योंकि आज हम जैसे यूक्रेन में हो रहा है या इसराइल में होता है या गाज़ा में हो रहा है, तो जिस तरीके की हम आज सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस ज़माने में तो सब बहुत बड़ी चीज़ें थी, क्योंकि इतनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी गैप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उस टाइप की एट्रॉसिटीज़, ऐसा इंसान जो इन सब के थ्रू गुजरने के बाद में, मैंने इतना ज़्यादा विटी और मतलब मैं जेनजी की ज़बान में बोलूँ तो बहुत ही कूल इंसान थे। वो क्यों थे मुझे नहीं मालूम कि इतनी एट्रॉसिटीज़ के बाद में किस तरीके से आदमी इतना ज़्यादा लाइट हार्टेड रहता हो। हम पर सिर्फ एक ही सख्ती होती थी, वो था पूरे हमारी 4 बहनों पे और मुझ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हासिल करना। अच्छा। वो पूरी कहानियाँ जो आईएनए की होती थीं, उनको ख़त्म करने के बाद में हमको यही एक नसीहत होती थी कि पढ़ो। और उसमें वो कामयाब हुए कि उन्हीं ने अपनी 3 लड़कियां डॉक्टर बनाई, एक वकील बनी, और मैं भी कुछ थोड़ा बहुत हो गया एक्चुअली। तो उनका बेसिकली एजुकेशन पर ही वो रहा। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे ख्याल से मुझ पर कभी हाथ नहीं उठा होगा, क्योंकि उस ज़माने में आपको याद होगा हम लोग सब पिटते थे अपने घरों में। आजकल तो बच्चे खैर ये बहुत ही एक वैसी चीज़ है, वो सोचते भी नहीं है कि माँ बाप या टीचर उन पे हाथ लगा सकें। लेकिन उस ज़माने में मैं देखता था कि मेरे दोस्त, मेरे महल्ले में और दूसरे लोग जो है सब पिटते थे। हम लोग नहीं पढ़े, मार्क्स अच्छे नहीं आए, पिट रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरी ज़िंदगी में बचपन में, इवन स्कूल और कॉलेज डेज में, कि अम्मा और बहनें मेरे साथ तंबी कर रही हैं और बाप मेरे बोल रहे हैं कि मैंने भी ये सब बहुत किया है, मैं भी ऐसी सोशल गैदरिंग में बहुत बैठा हूँ, और मैंने भी, तो इसको बेसिकली इतना ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनके उससे बच जाता था एक्चुअली। तो इंटरेस्टिंग, जब वो आपके बचपन में पिताजी का पास्ट कभी भी
सामने नहीं आया? मतलब उनके मे बी आईएनए के दोस्त लोग, कॉलीग्स वगैरह, उनसे कभी मुलाकात हुई, कभी उनसे बातचीत हुई, किस्से चले उनके? किससे इनफैक्ट अब जो मुझे लगता है कि एक्चुअली जब उन्होंने यूपी पुलिस ज्वाइन करी, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते थे या सीनियर्स होते थे, एक तो वो बहुत ईमानदार किस्म के आदमी थे। हम लोगों ने ऑनेस्टली बोलूँ काफ़ी सफ़र किया अपने बचपन में, क्योंकि हमारे अब्बा ने कभी 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया, और उसकी वजह से आप समझ सकती हैं घर कैसे चलेगा। और उस ज़माने में बहुत महदूद सी वो होती थी सैलरीज वगैरह, और 5 बच्चे, बीवी, उसको घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता था। और इनफैक्ट हमारी अम्मा ने उसके बाद में एक बुटीक खोला, उसमें काम करना शुरू किया, और उस तरीके से बेसिकली घर के वो चल पाते थे। उनको कभी पुलिस की नौकरी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक एक्चुअली एक अलग फौज की जिंदगी के बाद में पुलिस में उन्होंने नौकरी शुरू करी। इनफैक्ट पुलिस में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल नौकरी करी, और उसी 30 साल के दौरान उन्होंने लॉ भी किया। तो मुझे याद है कि हमारे बचपन में वो कभी कभी कचहरी भी जाते थे, कोर्ट भी जाया करते थे, और उनका तो एक्चुअली उनको बोलने का बहुत शौक था। तो मेरे ख्याल से जो आपका ये पहले एक सवाल था कि क्या उन पे पिछली उनके जो एट्रॉसिटीज़ दूसरे प्रिजनर्स के साथ में और उनके साथ में जो 5-6 साल रहीं जी। सिंगापुर में, उसका कोई असर दिखा कि नहीं दिखा? मेरे ख्याल से वो एक लाइट हार्टेड इंसान इसलिए थे क्योंकि वो एक्चुअली उनको बोलने की और अपनी अपनी बातों को बताने का एक हुनर आता था। शायद उसकी वजह से वो उस गम को, उस पूरी जो उस ट्रॉमा से निकल उस पाए। ट्रॉमा से निकल पाए। मुझे मेरा ये Interesting. अंदाज़ा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने उनको कभी क्रिप करते हुए नहीं देखा। कभी ये नहीं हुआ कि मैंने कहाँ अपनी वहाँ ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं क्यों चला गया, मैं क्यों आके पुलिस में जो। हमेशा एक बहुत ही विटी टाइप के और लोग Positive इंसान। पॉजिटिव इंसान थे। रोज़ आना शाम में, या फिर एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार कम से कम उनके दोस्त, हमारे मोहल्ले वाले लोग आके उनकी बातों को सुना करते थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कुछ जो उनके साथ के, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, बट लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आके बोला कि हम सिंगापुर में आईएनए में होते थे। तो उनको किसी को पता चला कि एक यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रह रहे हैं, कोई फ्रीडम फाइटर हैं। तो बुजुर्ग टाइप के हमारे अब्बा की ही एज के लोग आके उनसे मिलते थे, और उन लोगों में उस ज़माने की बातें होती थी। वो काफ़ी एक्साइटिंग, क्योंकि देखिए, हाँ, साफ बात बोलूँ, मुझे तो ना तो मुझे मेरी बहनों को कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ये इन्हीं ने क्या ज़िंदगी जी है। हम तो सिर्फ सुनते थे कि मैं साइकिल चलाता हुआ मैले के जंगल में चला जा रहा हूँ और एक सरपेंट जो है वो मेरे साथ रेस कर रहा है। तो इस टाइप की ज़िंदगी एक्चुअली जिस इंसान ने गुजारी क्योंकि हो। जाहिर है उस जमाने की, उस दौर की कोई पिक्चर्स नहीं थी कहीं जी। आपको, सो आपको सब इमेजिन करना था। हाँ, Right. और वो इनफैक्ट बताते थे कि मतलब मैं किसी एक कैंप से दूसरे कैंप में अगर मैं जा रहा हूँ वॉर के दौरान में, और आपको पता ही होगा इस सिंगापुर में और मैले के जंगलों में सांप बहुत होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे उनके किस्से होते थे कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ और एक सरपेंट जो है मेरे साथ रेस कर रहा है। तो उसको बड़ा एक्साइटेड होकर बताया करते थे इस टाइप का। इनफैक्ट एक बार कहीं से शेलिंग हुई, और उनके जो साथ में कुछ दोस्त थे या सोल्जर्स ही थे इनफैक्ट, और ऊपर से शेलिंग होनी शुरू हुई, और दोस्त जो दूसरे सोल्जर्स थे वो जाके कलवर्ट्स में या कुछ ऐसी जगहों पे उन्हीं ने पनाह ली, और ऊपर से शेलिंग हो रही है, ये वहीं लेट गए। एक किस्मत भी होती है एक्चुअली। जब उठे तो उस जीप पर उन सोल्जर्स का कीमा लगा हुआ था, उनके उनके टुकड़े मिले, और ये उठते हुए सही सलामत उठे। तो यस, एट्रॉसिटीज, और इन्हीं ने जिस तरीके की जिंदगी देखी होगी, आप जस्ट इमेजिन कि आपके साथ का सोल्जर, आपका कोलीग, आपका साथी, और उसके आपको टुकड़े उनके जीप पर या जिस तरीके से भी नजर आ रहे हैं, तो क्या ट्रॉमा रहता होगा उसमें। इनफैक्ट कई बार उन्हीं ने ये भी बताया कि
उनको जब कहीं अगर वहाँ से शिफ्ट करने के लिए आईएनए कोशिश करता था, जैसे कोई एक प्लेन जा रहा था, बहुत ही, मैं हिस्टोरिकली इसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन उनकी ज़बानी ये था कि मुझे कहीं एक प्लेन में कहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे जिसमें जो सबसे सेफेस्ट था, क्योंकि उसमें 2-3 एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्रीज थे, और ये मैंने गौतम से पूछा था और उसने उसने बोला कि ये बात फैक्ट है। ये इनका वो प्लेन जो था वो मिस हो गया, वो प्लेन वो शॉट डाउन। ओह माय गॉड। ऐसे वो बहुत सारे किस्से सुनाते थे जिसमें उनका बेसिकली लाइफ एंड होने वाली थी, बट वो कैसे somehow निकल के आ किसी ना गए? किसी तरीके से निकल आते थे। ये जो इतना बड़ा रेवलेशन आया कि आपके पिताजी जी। सीक्रेट एजेंट थे, आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया है? आपके अंदर क्या चेंज आया है? कुछ वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली। पूरी पूरी फैमिली काफ़ी काफ़ी सरप्राइज थी शुरू में, तो हम लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, बट लेकिन उसके बाद में बेसिकली जनरली मैंने एक आध प्रोग्राम बुक लॉन्च में भी इस बात को बयान किया कि मेरी बेटी एक्चुअली जनरली ये सोचती थी कि मैं कुछ अंडर कवर टाइप का हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे छोटे छोटे जो बाल आप मेरा लुक देख रहे हैं उस तरीके से, कि उसको ये लगता था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए इसको ये लगा कि मैं किसी अंडर कवर हूँ या मैं कोई रॉ में काम करता हूँ। तो उसने बोला कि अब्बा आप तो नहीं, हाँ दादा स्पाई निकले, जी। तो कुछ जो दोस्त थे उन्हीं ने कुछ बॉन्ड फैमिली कहना शुरू कर दिया है और कुछ बट ये सब तो अब बहुत ही लाइट हार्टेड वे में हम बात कर सकते हैं इस टाइप की, बट जस्ट इमेजिन कि इन सारे के सारे 65,000 सोल्जर्स ने, हमारे जो नेता थे वहाँ पर, कैप्टन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इन्हीं ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो नो डाउट दिल दहलाने वाले हैं। आज मैं और आप बैठ के इस तरीके से लाइट हार्टेडली बात कर रहे हैं, जिसका ऑफ कोर्स इतने सालों के बाद में अब हम उस हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें एक्चुअली हमको कोई बंदिशें नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसी फोर्सेस ऐसी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, और हम आज़ाद मुल्क के लोग हैं। बट आप सोचिए कि लोग यहाँ से ऑल द वे और एक जाके एक फौज बननी, उन ऑफिसर्स या उन सोल्जर्स की जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे, जिनको अबैंडन कर दिया था ब्रिटिश आर्मी ने, उसकी क्या हालत हुई होगी कि लीडरलेस टाइप की एक आर्मी, 65-70 हज़ार लोग जिनका कोई वजूद नहीं, दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानता, और फिर ये दो लोग ऐसे आगे जिन्होंने उस फौज को मोटिवेट किया, उस फौज को रीग्रुप किया, और उसके बाद में इतना अहम रोल हमारी आज़ादी में, तो वो माने रखता है। एक्चुअली हम हंस के आज बात कर रहे हैं नो डाउट, बट इनके जो सैक्रिफाइसेस हैं वो नो डाउट इट्स अ सैल्यूट टू देम एक्चुअली। यस। अली, अपने पिताजी की ये बहुत दिलचस्प कहानी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, क्योंकि मुझे नहीं, जैसा मैंने पूरे पॉडकास्ट में बोला कि हम लोग अभी भी काफ़ी शॉक्ड और सरप्राइज्ड हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, DNN24 का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हम इस प्लेटफॉर्म पे ला के, ये एक्चुअली मैं तो ये बोलूँगा कि ये सिर्फ मेरे फादर के बारे में नहीं है, मेरे फादर ही एक ऐसे नहीं थे जिन्होंने बेसिकली सैक्रिफाइस किए, ऐसी कितनी ही कहानियाँ होंगी जिनको दूसरे गौतम हजारिका आके उसको रिवील करेंगे, और हमको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको इस आज़ादी मिली और लोगों के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, किस तरीके से उन लोगों ने तकलीफ़ें झेल के हमको बेशक। इस मुल्क की आज़ादी दिलवाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की बातचीत हमें ये याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ऐसी ही अनगिनत कहानियों का संग्रह है। लेफ्टिनेंट अमारत शिको जैसे नायक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी आज़ादी हमें किन मुश्किलात से हासिल हुई है। डाइवर्स डायलॉग्स के इस एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए DNN24 कहानियां हिंदुस्तान की को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।